Hello friends, in this video we will discuss the NCERT exercise problems of the topic matter in our surroundings. Let us start the discussion with question number 1. Convert the following temperatures to the Celsius scale. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में हमें टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है केल्विन स्केल पे, यानी कि यूनिट कौन सी यूज की गई है, केल्विन. वी हैव टू कन्वर्ट दी सेम रीडिंग्स इनटू डिग्री सेल्सियस. तो हमें फॉर्मूला मालूम है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन माइनस 273. यानी कि केल्विन स्केल में कोई भी रीडिंग दी हो आपको टेम्परेचर की, तो उसमें से 273 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 293 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली बी पार्ट में भी टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया हुआ है 470 केल्विन. तो 470 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड विल गेट अवर आंसर एज 197 डिग्री सेल्सियस. तो जब भी केल्विन स्केल में टेम्परेचर होगा तो आप 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. और अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसके अंदर आप 273 ऐड कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर केल्विन स्केल में एक्सप्रेस हो जाए. तो ए पार्ट का आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस एंड बी पार्ट का आंसर है 197 डिग्री सेल्सियस. This was the discussion for question number 1. Let's now discuss question number 2. Convert the following temperatures to the Kelvin scale. तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, दो पार्ट्स हैं और उन सेम टेम्परेचर्स को हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, यानी कि उनको केल्विन की यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है. अगेन द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला इज टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. यानी कि डिग्री सेल्सियस की जो भी रीडिंग्स हैं उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो सेम टेम्परेचर केल्विन में एक्सप्रेस हो जाएगा. तो पहला पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में टेम्परेचर होगा 25 प्लस 273 यानी कि 298 केल्विन. बी पार्ट में टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो केल्विन में हो जाएगा 373 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 646 केल्विन. तो ए पार्ट का आंसर है 298 केल्विन और बी पार्ट का आंसर है 646 केल्विन. दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. वी विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं और हम दोनों पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. अब नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं उनको हम कपड़े स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. अगर हमें पूरे काफ़ी लंबे टाइम तक अगर कपड़ों को स्टोर करके रखना है एक बंद कंटेनर में तो हम उसके साथ कुछ नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं. इट एक्ट्स एज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट. तो नेफ्थलीन बॉल्स हम काफ़ी टाइम के बाद अगर कंटेनर को ओपन करेंगे तो वो डिसअपियर हो चुकी होती हैं. उसके पीछे क्या रीज़न है ये हमें देखना है. तो इससे पहले मैं आपको सब्लिमेशन की डेफिनेशन डिस्कस करूँगा. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यानी कि एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. तो नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो बहुत आसानी से सब्लिमेट कर जाती हैं, यानी कि सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और नेफ्थलीन बॉल्स के वेपर जो होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता है. दैट इज वाई विद टाइम दे डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिहाइंड. तो ये पार्ट ए का डिस्कशन था. नाउ लेट अस मूव ऑन टू पार्ट बी. वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. अब गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्पीड से रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं. तो जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो बॉटल के अंदर जो लिक्विड परफ्यूम होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म और ये वेपर पार्टिकल्स सराउंडिंग एयर में मिक्स हो जाते हैं और बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं. So these particles of perfume travel at high speeds to reach our nostrils. तो जब ये वेपर्स हमारी नोज तक पहुंचते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं एंड आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट दे क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ प्लेजेंट स्मेल. तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं और जब वो हमारी नोज की ऑल्फैक्टरी नर्व्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वी गेट अ प्लेजेंट smell. So this was the discussion for question number 3. Now we will discuss question number 4.
Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles. The three substances given are water, sugar and oxygen. तो अभी हमें यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के केस में सबसे ज़्यादा होती हैं, लिक्विड्स के केस में सॉलिड्स के कंपैरिजन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, और गैसेस के केस में सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो अभी हमें जो तीन सब्सटेंसेस दिए हैं उसमें से वाटर जो है वो लिक्विड होता है, शुगर इज अ सॉलिड, वेयर एज ऑक्सीजन इज अ गैस। तो इसी वजह से ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके कंपैरिजन में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड शुगर बीइंग अ सॉलिड has the largest amount of force of attraction between its particle. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा वाटर, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर. So this was the discussion for question number 4. Let us now discuss question number 5. What is the physical state of water at 25 degrees Celsius, 0 degree Celsius and 100 degree Celsius? तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैंने इन चैप्टर एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था ऑन पेज नंबर 9। तो एक बार मैं फिर से ये सेम डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, जिसको कॉमनली आइस बोलते हैं हम। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में जब वाटर होता है तो वो हीट एनर्जी गेन करता है तब तक जब तक सारी सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। इस हीट को लेटेंट हीट भी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस होगी, वो हीट एब्जॉर्ब करके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और जब सारी की सारी आइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी उसी के बाद टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। 0 से 100 के बीच में अगर टेम्परेचर होता है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड और गैसियस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एट दिस टेम्परेचर वाटर विल गेन हीट एनर्जी, जिसको लेटेंट हीट बोलेंगे, till all the liquid form is converted into gaseous form without any change in temperature. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट एब्जॉर्ब करके पहले लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब सारा लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसी के बाद और हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ पर हम इसके बाद देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो हमारे पास 5 केसेस हैं। 0 से कम टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्रीज पे सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फॉर्म, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 100 डिग्री पे वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म, और फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे वाटर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पार्ट ए पे टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में कोएग्जिस्ट कर सकता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। 0 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. वी विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। ए पार्ट में दिया है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर प्लेस्ड इन, एंड लिक्विड्स कैन फ्लो। सो दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है ये सभी प्रॉपर्टीज शो करता है। रूम टेम्परेचर पे वाटर का मास और वॉल्यूम फिक्स होता है, और वाटर जो है वो कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेता है। वाटर कैन फ्लो। दैट इज वाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज क्लासिफाइड एज अ लिक्विड। बेसिकली लिक्विड्स की प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको हम लिक्विड की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द बी पार्ट।
एन आयरन एल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सॉलिड्स दे हैव अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, दे आर रिजिड एंड हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप फिक्स्ड होती है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, उनको फ्लूइड्स कहते हैं, बट सॉलिड्स जो हैं दे कैन नॉट फ्लो। अब आयरन एल्मीरा जो है रूम टेम्परेचर पे ये सभी प्रॉपर्टीज शो करती है। एल्मीरा की मास और वॉल्यूम फिक्स्ड रहते हैं, एल्मीरा रिजिड होती है एंड इट हैज अ फिक्स्ड शेप। एन आयरन एल्मीरा कैन नॉट फ्लो। दैट इज व्हाई an iron almirah at room temperature is classified as a solid. So this was the discussion for question number 6. Moving on to question number 7. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो हमें दो केसेस डिस्कस करने हैं। एक केस में हमारे पास 273 केल्विन पे आइस है और दूसरे केस में सेम टेम्परेचर यानी कि 273 केल्विन पे वाटर है। अब आइस की वजह से ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है ये हमें डिस्कस करना है। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइस जो है इट हैज़ लेसर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाटर हैज़ एन एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर के केस में क्या होगा, अगर वाटर 273 केल्विन पे है तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग। कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से मैच हो जाएगा। लेकिन आइस के केस में क्या होगा, आइस पहले हीट एब्जॉर्ब करेगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जब कन्वर्जन का प्रोसेस होता है यानी कि आइस से वाटर बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर सेम रहता है। सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट गेट्स यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक बार सारी आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी उसी के बाद टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा और फिर कुछ देर के बाद टेम्परेचर फाइनली सराउंडिंग्स के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि आइस ने सराउंडिंग्स के टेम्परेचर तक पहुँचने के लिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की एज कंपेयर टू वाटर एट 273 केल्विन। वाटर को जैसे ही हमने हीट एब्जॉर्ब कराई तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, लेकिन आइस पहले हीट एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज व्हाई आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो दिस वाज अ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Let us now discuss question number 8. What produces more severe burns, boiling water or steam? तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही डिस्कशन होना है इस क्वेश्चन में भी। स्टीम एट 373 केल्विन हैज़ मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम जो है, जो कि गैशियस फॉर्म है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वाटर। स्टीम हैज़ एन एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। वाटर अगर 373 केल्विन पे है और कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वाटर विल लूज हीट, इट विल रिलीज हीट एंड इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो वो अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग्स को दे देगा जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के साथ सेम नहीं हो जाता है। अब स्टीम के केस में क्या होगा, जब स्टीम किसी पर्सन के कांटेक्ट में आएगी तो स्टीम विल रिलीज हीट एंड फर्स्ट कन्वर्ट टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो स्टीम का टेम्परेचर शुरू में चेंज नहीं होगा, इट विल लूज हीट और वो सारी हीट लूज होने के बाद इट विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर एट 373 केल्विन। जब तक सारी स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर सेम रहेगा। उसके बाद फर्दर वाटर जो है वो हीट लूज करेगा एंड द टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर जो है वो कांटेक्ट में आते ही हीट लूज करना चालू कर जाएगा और उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। लेकिन स्टीम पहले हीट लूज करके वाटर में कन्वर्ट होगा और फर्दर हीट लूज करके इट विल देन गेट एट द लोअर टेम्परेचर, यानी कि स्टीम के अंदर से ज़्यादा हीट रिलीज होगी एज कंपेयर टू वाटर। दैट इज वाई स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर. So this was the discussion for question number 8. Let us now discuss question number 9.
Name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state. तो यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रोसेस को A टर्म से डिस्कस किया गया है। तो हमें यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हो रहा है इन प्रोसेसेस के नाम बताने हैं। We have to recall the names of the processes of conversion of one state of matter to another. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, यहाँ वापस लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। लिक्विड से गैस, उस प्रोसेस को B से डिनोट किया है, गैस से लिक्विड वाले प्रोसेस को C से डिनोट किया है एंड सो ऑन। तो वन बाय वन हम ये सभी प्रोसेसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्जन होता है द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। तो A में फ्यूजन की वैल्यू हम पुट करनी है। बेसिकली वी हैव टू फिल इन दीज ब्लैंक्स। सिमिलरली लिक्विड से सॉलिड का जो कन्वर्जन होता है दैट इज सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को वेपराइजेशन बोलते हैं और गैस से लिक्विड के कन्वर्जन को कंडेंसेशन बोला जाता है। सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन होता है सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन और सेम नाम यूज किया जाता है फॉर द ऑपोजिट प्रोसेस, यानी कि गैस से सॉलिड की कन्वर्जन की प्रोसेस को भी सब्लिमेशन बोला जाता है। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज फ्रॉम द टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स।